हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट नंबर आपका 67 है। 66 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग लेटेस्ट काफ़ी फायदेमंद है। देखिए, टेस्ट जो है कि ये 67 है और डेली टेस्ट आ रहा है, ठीक है। और एग्ज़ाम जो है कि नज़दीक है, तो आप लोग डेली देखा कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए, रिवीजन भी करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। मंदिर और स्थान का नाम दिया गया है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, विरूपाक्ष मंदिर भावनगर, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू, रथ मंदिर महाबलीपुरम। देखिए, इसमें आपको क्या पहचान करना है? गलत युग्म की पहचान करना है। मंदिर का नाम दिया गया है और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इसके बारे में बताना है। तो बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पड़ता है? तो ये तंजौर में पड़ता है, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर की हम बात करें तो ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये भावनगर में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है आपका कहाँ पे? हम्पी में पड़ता है। हम्पी कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। देखिए, विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो इसे जो है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी ये शामिल किया गया है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है? तो माउंट आबू में है। रथ मंदिर ये महाबलीपुरम में है। तो इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा? तो ये बी ऑप्शन आपका गलत है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र, मकरबाई मंदिर हमीरपुर, महालक्ष्मी मंदिर झांसी, दशावतार मंदिर देवगढ़। इसमें भी पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है कौन सा। तो देखिए, अगर हम बात करें रेणुकेश्वर महादेव मंदिर की, तो ये कहाँ पड़ता है? ये सोनभद्र में पड़ता है। मकरबई मंदिर ये कहाँ है? तो ये हमीरपुर में नहीं है, ये पड़ता है आपका महोबा में, ठीक है। मकरबई मंदिर। महालक्ष्मी मंदिर ये झांसी में पड़ता है और दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में पड़ता है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो ये बी ऑप्शन गलत है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? बेतवा एवं पाहुज नदी, विंध्य श्रेणियाँ, गंगा यमुना नदी, केन नदी। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण पूछा जा रहा है कि ये कौन सी नदी करती है? तो ये करती है आपका बेतवा एवं पाहुज नदी। ए ऑप्शन आपका सही है। धशान नहर का संबंध किस नदी से है? यमुना नदी, बेतवा नदी, गरई नदी और कर्मनाशा नदी से। धशान नहर का संबंध जो है कि किस नदी से है? तो ये है आपका किस नदी से? तो बेतवा नदी से है। ये बी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए, बात की जा रही है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है? औद्योगिक क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र ये आपका, कृषि क्षेत्र ये प्राइमरी सेक्टर होता है, औद्योगिक क्षेत्र ये सेकेंडरी होता है और ये टर्सरी होता है सेवा क्षेत्र, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है आपका सेवा क्षेत्र का। सी ऑप्शन आपका सही है। अगर हम बात करें सकल घरेलू उत्पाद की, तो सकल घरेलू उत्पाद देखिए एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में किसी भी राष्ट्र में, मतलब उसके सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य जो है कि उसका क्या होता है? वो जीडीपी होता है, मतलब सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया? 1948 में, 1957 में, 1976 में, 1991 में। बात की जा रही है संपदा कर की। ये जो है कि पहली बार भारत में किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये लागू किया गया आपका कब? तो ये किया गया 1957 में। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, संपदा कर की हम बात करें, ठीक है, संपदा कर बोल सकते हैं या फिर संपत्ति कर बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो है कि आपका प्रत्यक्ष कर होता है और ये किसी भी अचल संपत्ति के स्वामी द्वारा उस संपत्ति के मूल्य के अनुसार जो है कि अदा किया जाता है, ठीक है। देखिए, इसका ये कोई मतलब नहीं है कि उस संपत्ति से जो मालिक हैं
उनको जो है कि लाभ हुआ है या नहीं हुआ है, कोई इससे मतलब नहीं है कि वो लाभ हुआ है या नहीं हुआ है उस संपत्ति से, ठीक है। और ये जो है कि नगर पालिकाओं द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित अचल संपत्ति के स्वामियों पर यह लगाया जाता है संपदा कर या संपत्ति कर, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किस विधि प्रयोग किया जाता है? उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन एवं आय विधि। देखिए बात की जा रही है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन सी विधि होती है? तो देखिए उत्पादन एवं आय विधि होती है, इसका प्रयोग किया जाता है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। शून्य आधार बजट का आशय है व्यय वृद्धि को रोकना, व्यय में कमी करना, व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना कि वह नहीं हो उपरोक्त सभी। शून्य आधार बजट का आशय पूछ रहा है। इस शून्य आधार बजट का आशय क्या है? तो देखिए शून्य आधार बजट का आशय है आपका कि व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना कि वह नहीं हो। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कौन प्रकाशित करता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो को पॉज करके। तो देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जो है कि विश्व बैंक जो है कि प्रकाशित करता है। अगर हम बात करें विश्व बैंक के बारे में तो विश्व बैंक जो है कि जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। अगर हम बात करें विश्व मुद्रा कोष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसकी भी जुलाई 1944 में इसकी स्थापना किया गया था और हेडक्वार्टर जो है कि कहाँ पे? तो वाशिंगटन डीसी में इसका भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में हम बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना किया गया था और इसका जो है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है कि न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन बात करते हैं हम WTO की, ठीक है। तो इसका जो है कि विश्व व्यापार संगठन जो है कि इसकी स्थापना 1955 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। एक मिनट। जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल ना हो सके उसे कहते हैं परिवर्ती लागत, विकल्प लागत, निम्नगन लागत और प्रचालनिक लागत। जो खर्च कर दिया गया हो और वसूल ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं निम्नगन लागत। ये जो है कि सी ऑप्शन आपका सही है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? रेगनर फिच, अल्फ्रेड मार्शल, J.N. किन्स, रेगनर नाक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इन शब्दों का निर्माण किसने किया था? इनका निर्माण किया था आपका किसने? तो ये किया था रेगनर फिश ने। ए ऑप्शन आपका सही है। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि, कमी, स्थिर बने रहना, घट बढ़ जाना। देखिए बात की जा रही है मुद्रास्फीति के समय में, इसके दौरान में कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि होगी, कमी होगी, स्थिर बने रहना या घट बढ़ सकता है। इसमें जो है कि होगा आपका क्या? वृद्धि होगी। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर हम बात कर दें मुद्रास्फीति की तो ये जो है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के समय के साथ जो है कि विभिन्न माल एवं सेवाओं को मूल्यों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को क्या कहा जाता है? तो मुद्रास्फीति कहा जाता है, मतलब कि इन्फ्लेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है व्यय विधि से, उत्पादन विधि से, आय विधि से, परिप्रवाह विधि से। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है किस विधि से? तो ये किया जाता है आपका उत्पादन विधि से। बी ऑप्शन आपका सही है। आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध था कर सुधार, बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। आर.एन. मल्होत्रा समिति की बात की जा रही है। इसका संबंध जो है कि किससे था? तो देखिए आर.एन. मल्होत्रा समिति के बारे में अगर हम बात करें तो ये 1993 में जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे ये आर.एन. मल्होत्रा, इनकी अध्यक्षता में जो है कि एक समिति बनाई गई थी
कि वो जो है कि बीमा क्षेत्र में सुधार करने के लिए मतलब सिफारिश की जा सके। ठीक है, तो बीमा क्षेत्र में सुधार करने के लिए RN मल्होत्रा समिति बनाई गई थी। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? नोएडा, मुंबई, देवास, नासिक। बैंक नोट प्रेस कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका कहाँ पे? ये देवास में। सी ऑप्शन आपका सही है। देवास कहाँ पे है? तो ये पड़ता है आपका MP में। और यहाँ पे बैंक नोट प्रेस से जो है कि 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 2000 के नोट जो है कि यहाँ से क्या मतलब छापे जाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 मार्च 1934, 1 अप्रैल 1935, 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। बात की जा रही है RBI की। तो RBI की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो है कि 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। किस एक्ट के थ्रू? तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट था जो 1934 का था, उसके तहत जो है कि इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, पहले इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो इसका मुख्यालय जो है कि कोलकाता में था पहले, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय जो है कि स्थानांतरित होकर के कहाँ पे आ गया? मुंबई में आ गया। तो आज के डेट में कहाँ पे है इसका मुख्यालय भारतीय रिजर्व बैंक का? तो इसका मुख्यालय मुंबई में। देखिए एक और क्वेश्चन आता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया आपका 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, आज के डेट में RBI के गवर्नर कौन है? ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप लोग। मंदड़िया एवं मंदड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? बीमा व्यवसाय से, आयात निर्यात से, शेयर बाजार से, बैंकिंग व्यवसाय से। देखिए बात की जा रही है मंदड़िया और तेजड़िया की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मंदड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली ये किससे संबंधित है? बीमा व्यवसाय से, आयात निर्यात से, शेयर बाजार से, बैंकिंग व्यवसाय से। तो ये जो है कि आपका संबंधित है किससे? तो ये आपका शेयर बाजार से संबंधित है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए हम बात करें थोड़ा सा मंदड़िया की और तेजड़िया की। तो देखिए ये जो है कि तेजड़िया, ये जो है कि शेयर अथवा कमोडिटी बाजार की ऐसी मतलब ये ऐसे सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है, जो कि बाजार में तेजी मतलब कि भाव बढ़ने की आशा करते हैं और वे जो है कि खरीदारी करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो बढ़े हुए दाम पर बेच करके लाभ कमाने। ठीक है, इसके विपरीत जो है कि तेजड़िया की हम बात करें तो ये जो है कि देखिए ये तेजड़िया कहते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया अभी, ये जो है कि शेयर अथवा कमोडिटी बाजार के ऐसे सदस्य होते हैं जो कि बाजार में तेजी मतलब मतलब इसका भाव बढ़ने की आशा करते हैं और वे खरीदारी इसलिए करते हैं मतलब इस उम्मीद से कि जो है कि बढ़े हुए दाम पर बेच करके लाभ कमाने के लिए। इसके विपरीत जो है कि मंदड़िया की अगर हम बात करें तो ये जो है कि बाजार में मंदी की आशा करते हैं और ये जो है कि बिकावली करते हैं और भविष्य में कम दाम पर खरीद कर नाम कमाने की उम्मीद करते हैं। ठीक है, मतलब लाभ कमाने की उम्मीद करते हैं ये। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। WTO का मुख्यालय अवस्थित है रोम में, जनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में। WTO, ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो देखिए इसका मुख्यालय है आपका जनेवा में। बी ऑप्शन आपका सही है। WTO की हम बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है और इसकी स्थापना आपका 1900 कब हुआ था? 95 में किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रमशः है? छोटी मछली, पादप प्लवक, जंतु प्लवक, बड़ी मछली। जंतु प्लवक, छोटी मछली, पादप प्लवक, बड़ी मछली। जंतु प्लवक, पादप प्लवक, छोटी मछली, बड़ी मछली। पादप प्लवक, जंतु प्लवक, छोटी मछली, बड़ी मछली। देखिए पूछा जा रहा है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जा रही है, इसमें खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए इसमें जो है कि आपका पादप प्लवक, ये डी ऑप्शन जो है कि आपका सही है। ये जो है कि जंतु प्लवक, इसके बाद से छोटी मछलियाँ खाती हैं, इसको जो है कि बड़ी मछलियाँ खाती हैं। तो ये जो है कि आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम ये होगा डी ऑप्शन। सूर्य का जो प्रकाश पत्ती पर पड़ता है उसका कितने प्रतिशत पत्ती द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है?
83%, 53%, 36%, 63%। सूर्य का जो प्रकाश पत्ती पर पड़ता है उसका कितने प्रतिशत पत्ती द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? तो ये होता है आपका 83% जो है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें से पत्ती पर पड़ता है तो उसके द्वारा 83% जो है कि अवशोषित किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, ये बौद्ध संगीतिया व उनके आयोजन स्थल का गलत युग पहचानिए। ये बताना था आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। देखिए प्रथम संगीति की बात करें हम तो ये कहाँ पे हुआ था? ये श्रावस्ती में नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका 483 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पे? तो ये हुआ था राजगृह में, ठीक है, राजगृह में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो यही पहला वाला ही गलत हो गया, ठीक है। द्वितीय कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है कि वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व। और ये जो है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये सब कबीर थे और काला शोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय की बात करें तो ये पाटलिपुत्र पटना में हुआ था 250 ईसा पूर्व, ठीक है। और इसके जो है कि अध्यक्ष कौन थे? तो तिस थे और अशोक के कार्यकाल में हुआ था। चतुर्थ की हम बात करें तो ये हुआ था कुंडलबन में। और ये जो है कब हुआ था? 98 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो है कि अध्यक्ष थे हेनसांग और हर्षवर्धन के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जी आपका क्या है? गलत है, ठीक है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ? 1999 में, 2000 में, 2002 में, 2003 में। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा जो है कि प्रभावी हुआ? ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS 2022, या टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए, वीडियो पे कमेंट्स किया कीजिए। और अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।